Hi everyone, कैसे हैं सब? So in this video we are going to study about ग्लूकोमा जो कि काफ़ी important टॉपिक है और ये आपका आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर। इसको मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया। So this will be uploaded in the course that is a संकल्प and पाथ कोर्स and also YouTube। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे ग्लूकोमा क्योंकि इससे क्वेश्चन हर दूसरे साल पे जी पैट या नाई पर या किसी भी डी आई फार्मासिस्ट एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यार, ड्रग्स पढ़ने से पहले कि डिजीज है क्या। तो ग्लूकोमा जो है आंखों की डिजीज होती है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस होता है। मैं आपको उसका पूरा ऑर्डर समझाता हूँ। ठीक है, तो आपकी आंख के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये रहा। अब ये एक्वस ह्यूमर जब इसकी मात्रा आपकी आंखों में बढ़ जाती है, इसकी वजह से आईओपी मतलब कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। ये प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर डलता है। कुल मिला के वो डैमेज होने लगती है, धीरे 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 डैमेज होती है और उसके बाद क्या होता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो यही होता है ग्लूकोमा। ठीक है, क्या हुआ, एक्वस ह्यूमर था, बढ़ा, इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस हो गई, यही ग्लूकोमा होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना क्योंकि एक और टाइप का लिक्विड हमारे आई में होता है जिसका नाम होता है विट्रस। वो अलग चीज होती है, यहाँ पर आपको एक्वस ह्यूमर याद रखना है। अब दो टाइप की ग्लूकोमा होती है, ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम हम देख पा रहे हैं, हमें इसके थ्रू डिस्कस करना है ओपन क्लोज के बारे में। ठीक है, तो ओपन क्लोज को समझने से पहले थोड़ा ये डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम किस तरह से दिख रहा है और किस तरह से काम कर रहा है। तो ये आपका कॉर्निया है। कॉर्निया मतलब कि जो आँख की बाहर वाली लेयर होती है। ठीक है, ये वाला आपका लेंस है, ये वाला आपका आइरिस है। सिमिलरली ये भी आइरिस ही है और ये बीच में जो जगह खाली पड़ी है ना, ये आपका प्यूपिल है। ये वाला सस्पेंडरी लिगामेंट्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सिलेरी मसल्स, यहाँ पे मसल्स होती हैं, सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, लेंस, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सारी चीजें आपके सामने है। रेटिना नहीं पढ़ना, इतना इंपॉर्टेंट पीछे की साइड पे है वो और उसका यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं है। अब आता है कि एक्वस ह्यूमर होता क्या है और बनता कहाँ है। तो बेसिकली ये आप ये देख पा रहे हैं ब्लू लाइन, यहाँ पर होती है सिलेरी ब्लड वेसल्स, सिलेरी बीवी मतलब ब्लड वेसल्स। अब ये यहाँ पर आके इस जगह पर फिल्टर होती है। ठीक है, फिल्टर क्या हो रहा है, ब्लड वेसल में क्या मौजूद होता है, करेक्ट, ब्लड। तो ब्लड फिल्टर होता है, उससे क्या बनता है, बिल्कुल सही बात है, एक्वस ह्यूमर। तो ये मैंने एरो मार्क किया है, यहाँ लिख देता हूँ एक्वस ह्यूमर, ए क्यू। अब पता चल गया एक्वस ह्यूमर कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। इसके बाद क्या होता है, ये एक्वस ह्यूमर यहाँ से चलता 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 प्यूपिल के थ्रू बाहर निकलता है और इस जगह आके रुक जाता है। वैसे रुकता नहीं, अभी आगे बताता हूँ हो क्या रहा है। ठीक है, चलो इसको अभी ही देख लेते हैं, यहाँ से निकल के इस साइड से निकल जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल पेशेंट में होता है, एक नॉर्मल इंसान के अंदर हो रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि ओपन क्लोज क्या है। चलो इसको समझते हैं। तो आपके सामने ये आइरिस है। ठीक है, ये आइरिस है और ये क्या है, कॉर्निया। अब बीच में इनका एक जंक्शन है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, देखो एंगल सा बन रहा है ना, एक वी शेप का एंगल, तो इसे हम बोलते हैं इरिडो कॉर्नियल एंगल। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये इरिडियो कॉर्नियल एंगल जो खुला होना चाहिए, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर एंगल इतना खुला था तो बाद में वो इतना ही रह जाता है। ठीक है, या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो यहाँ से जो फ्लूइड निकलना था बाहर, वो क्या निकल पाएगा, नहीं। अगर वो फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा तो सारा यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। और हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था, एक्वस ह्यूमर का लेवल आई में बढ़ जाता है और यहाँ पे बढ़ गया ना, जिसको बाहर निकलना था वो निकल नहीं पाया। इसी वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है और इसी वजह से क्या होता है, ग्लूकोमा हो जाता है। अब ये कौन सा है, ये वाला है क्लोज। ठीक है, हमने क्लोज डिस्कस कर लिया। क्लोज के अंदर क्या होता है, इरिडियो कॉर्नियल एंगल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर जो बाहर निकलना है वो निकल नहीं पाता। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो नाली होती है जिसके थ्रू फ्लूइड को बाहर निकालना होता है, इसे हम बोलते हैं कैनाल ऑफ शिलेम। ठीक है, कैनाल ऑफ शिलेम।
और एक और टर्म है जो ये आउटफ्लो हो रहा है बाहर की तरफ, उसे हम बोलते हैं, कहाँ लिखें, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेबिक्यूलर आउटफ्लो। ट्रेबिक्यूलर आउटफ्लो। ओके, अभी तक हमने ये समझ लिया कि एक्वस ह्यूमर बन कहाँ से रहा था, और हमने ये भी समझ लिया कि क्लोज एंगल ग्लूकोमा क्या होता है। अब हम समझते हैं ओपन एंगल क्या होता है। ओपन एंगल में क्या होता है, ये जो एंगल होता है ये परफेक्ट होता है, ठीक है, आराम से ड्रेनेज हो रही है, आराम से लिक्विड बाहर जा रहा है। लेकिन ओपन में ये होता है कि जो एक्वस ह्यूमर है ये बहुत ज्यादा ही बन जाता है, बहुत ज्यादा बन जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, इतना ज्यादा बन जाता है कि इसका ऑब्वियस है ये आई के अंदर एकोमुलेट होता है। मतलब इस नाली की, इस ड्रेनेज सिस्टम की कुछ कैपेसिटी होगी कि ये फ्लूइड को बाहर ले जाए, कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, उसके बाद ये भी काम करना बंद कर देगी। अब एक्वस ह्यूमर इतना ज्यादा बन रहा है कि ऑटोमेटिकली आई के अंदर एक्वस ह्यूमर एकोमुलेट हो जाता है। तो क्लोज और ओपन के अंदर यही डिफरेंस होता है। क्लोज के अंदर हम ये देख पाते हैं कि जो इरिडोकॉर्नियल एंगल है वो सही नहीं है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर इकट्ठा हो गया। और ओपन के अंदर क्या होता है, ओपन के अंदर जो एक्वोसिमर बहुत ज्यादा ही बन जा रहा है, ठीक है, तो कभी भूलना नहीं इस चीज को। और यहाँ पर एक और आउटफ्लो होता है, हमने ट्रेबिक्यूलर आउटफ्लो पढ़ा, यहाँ पे एक पीछे की साइड पे एक और आउटफ्लो होता है, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, रुको। ओके, इस साइड पे एक और आउटफ्लो होता है जिसे हम बोलते हैं यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो, ठीक है। मतलब ये आउटफ्लो क्यों हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं ताकि जो आपकी आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर बन रहा है वो एक बार बने तो बाहर भी चला जाए, इकट्ठा ना हो, तभी आउटफ्लो हो रहे हैं। दो टाइप के आउटफ्लो है, ट्रेपेक्युलर जो कि यहाँ पे था, और ये यूवियोस्क्लेरल जो कि पीछे वाला है, ठीक है। ये डायग्राम हमें समझ आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, एक चीज समझने वाली यहाँ पर ये है कि हमारे सामने दो प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम को हम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। पहली प्रॉब्लम क्या थी, आउटफ्लो रुक जा रहा था एंगल की वजह से, आउटफ्लो रुक जा रहा था, ठीक है। तो अगर हम आउटफ्लो को ठीक कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या, बिल्कुल सही बात है। तो हमें आउटफ्लो को क्या करना है, इंक्रीज करना है। कौन से आउटफ्लो को, ट्रेबिक्यूलर आउटफ्लो और दूसरा यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो, ठीक है। ट्रेबिक्यूलर आउटफ्लो और दूसरा यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो, ठीक है। चलो, दूसरा हमारे पास क्या दिक्कत आ रही थी, प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही हो रहा था, प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही हो रहा था। अगर इस प्रोडक्शन को मैं कम कर दूं तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल हाँ, सॉल्व हो जाएगी। तो दो प्रॉब्लम है, उसके दो सॉल्यूशन है। आउटफ्लो को बढ़ा दो, प्रोडक्शन को कम कर दो, दैट्स इट। अब चलो, आउटफ्लो तो हम डिस्कस करेंगे बाद में, प्रोडक्शन को कैसे कम करेंगे यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्शन हो किससे रहा है बताओ मुझे, सिलेरी ब्लड वेसल्स की वजह से, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या आ रहा है, ब्लड, मतलब कि ब्लड जो है मेन रोल प्ले कर रहा है। अगर ब्लड ज्यादा आएगा तो ज्यादा फिल्टर होगा, और ज्यादा फिल्टर होगा तो ज्यादा एक्वासिमर बनेगा। तो अगर मैं किसी तरह से ब्लड की मात्रा ही कम कर दूं वहां पर जो आई में आ रही है, तो काम बन जाएगा। तो ब्लड को कम करना है, मतलब ब्लड का फ्लो कम करना है, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि हम ब्लड वेसल्स का अगर साइज इतना था उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे, ठीक है। पाइप देखिए, हम पाइप से पानी डालते हैं, तो अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो पानी कम जाता है, स्पीड से जाता है मानता हूँ, लेकिन कम जाता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया, तो इससे क्या होगा, ब्लड कम जाएगा। अगर ब्लड कम जाएगा तो कम फिल्टर होगा, और कम फिल्टर होगा तो एक्वस कितना बनेगा, कम बनेगा, ठीक है। आप समझ गए होगे प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा ड्रग किस तरह से काम कर रहा है। मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम तीन ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा आगे दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एक्वोसिमर का प्रोडक्शन रुक रहा है वो तीन ड्रग्स हैं, अल्फा एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अल्फा एगोनिस्ट और बीटा ब्लॉकर बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो मैं आपको बताया था, मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, डोंट वरी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी लगभग उसी तरह से काम करता है। चलो उसको डिस्कस करते हैं। चलो, अल्फा एगोनिस्ट, तो अल्फा एगोनिस्ट क्या होता है, देखो एक ट्रिक पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, जो कोर्स में इनरोल है बच्चे। और देखो, ए से क्या होता है, सी, सी मतलब की कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी। बी से क्या होता है, मतलब कि डायलेशन। ओके ग्रेट, मतलब कि ए फोर अल्फा रिसेप्टर, बी फोर बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं जो कि हमें चाहिए, तो हम अल्फा रिसेप्टर को क्या कराएंगे, एगनाइज, स्टिमुलेट, तभी यूज कर रहे हैं अल्फा एगोनिस्ट। दूसरी जगह हम बीटा रिसेप्टर क्या कराता है, डायलेशन,
तो हम बीटा रिसेप्टर को डायलेट हम होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। हमें डायलेशन नहीं चाहिए, हमें तो कॉन्स्ट्रिक्शन चाहिए। तो मैं बीटा रिसेप्टर के साथ क्या करूंगा? ब्लॉक, बीटा ब्लॉकर। समझ गए मैकेनिज्म एक्शन? बहुत ईजी है। चलो ड्रग्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के ड्रग्स आते हैं, नॉन सिलेक्टिव और थोड़े सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव में एड्रेनलिन है, जो कि बड़ा फेमस ड्रग है, आप जानते ही होंगे। एंड डेपिविफ्रीन। डेपिविफ्रीन के अंदर की खास बात ये आ सकती है कि ये प्रोडक्ट किसका है, पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होगा कि भाई ये प्रोडक्ट है तो किसका, नॉर एड्रेनलिन का, एड्रेनलिन का, आइसोप्रेनलिन का, या फिर इफेड्रीन का। तो आंसर है एड्रेनलिन, याद रखना, एक स्पेशल पॉइंट। चलो रेड मार्क कर लेते हैं क्योंकि वही मेरा फेवरेट होता है। अब इसका साइड इफेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये कंजंक्टिवाइटल पिगमेंटेशन कॉज करता है। कंजंक्टिवाइटल जो होती है आपके आई के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कंजंक्टिवाइटल। तो इसकी ये क्या कर देता है, पिगमेंटेशन कर देता है, ब्लैक पिगमेंटेशन। एक केमिकल बनता है जो कंजंक्टिवा पे जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक पिगमेंटेशन होती है। वो केमिकल ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, नाम याद रखना, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। फिर आते हैं अल्फा टू एगोनिस्ट पे। तो अल्फा टू एगोनिस्ट में सबसे मेन ड्रग है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन याद रख लो, बाकी के ड्रग्स अपने आप याद हो गए। सर ऐसे कैसे? तो बड़ा सिंपल है, इसके पीछे देखो क्या लिखा है, निडीन। इनके पीछे देखो क्या लिखा है, निडीन, निडीन। हो गया ना काम आसान। तो एप्राक्लोनिडीन, ब्रीमोनिडीन, निडीन याद कर लो बस, निडीन। ठीक है। तो ये ड्रग जो है निडीन है, मतलब निडर होकर ग्लूकोमा का सामना करते हैं। चलो अब साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो इसमें दो साइड इफेक्ट्स हैं, उसको याद करना बड़ा आसान है। एप्राक्लोनिडीन लिड रिट्रैक्शन, ब्रीमोनिडीन ब्रेन सप्रेशन इन इन्फेंट्स। सर ये तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दिया आपने, समझ भी नहीं आया। देखो बड़ा इजी है। एप्राक्लोनिडीन को देखें तो यहाँ एल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ आई लिखा है, यहाँ डी लिखा है। एल आई डी, लिड। तो लिड रिट्रैक्शन हो गया याद, सिंपल था। बी आर मतलब कि बी आर मतलब ब्रेन, ब्रेन सप्रेशन। और आई से क्या होगा, इन्फेंट्स। मतलब कि एप्राक्लोनिडीन लिड रिट्रैक्शन कॉज करता है और ब्रीमोनिडीन ब्रेन सप्रेशन। अब आते हैं बीटा ब्लॉकर, जिसमें हमें बेसिकली ध्यान रखना है टीएलसी प्लेट्स का। जब आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में होते हैं तो टीएलसी प्लेट्स जो है बहुत ही प्रैक्टिकल कराए जाते हैं इसके। आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आते, आधे लोग जो समझ पाते हैं फॉर्मूले रट नहीं पाते, रिटेंशन वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर वगैरह वगैरह। तो टीएलसी की प्लेट्स लेकिन हमें यहाँ पे हेल्प जरूर करेंगी, क्यों? क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, नाटोलॉल, एस्मोलॉल। लेकिन कौन सा वाला बीटा ब्लॉकर ग्लूकोमा में देना है, वो है टीएलसी। टीएलसी बोले तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ना ना ना, वो है हमारा टीमोलॉल। टी से टीमोलॉल, एल से लेवोब्यूनोलॉल और सी से कार्टियोलॉल। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, और सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग ये वाला है। नाम से पता लग रहा है ना, लीवो, एल, एल फोर लीवोब्यूनोलॉल, एल फोर लॉन्गेस्ट। अगर किसी पेशेंट में अस्थमा हो रखा है तो ये ड्रग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये जो ड्रग होते हैं ये बीटा टू रिसेप्टर को एंटागनाइज करते हैं। अब बीटा टू रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होता है? बीटा वन रिसेप्टर हार्ट पे होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बीटा टू होता है लंग्स पे, ब्रोंकस पे, सॉरी, ठीक है, ब्रोंकस पे रिसेप्टर मौजूद होता है। अब ब्रोंकस के अंदर बीटा टू रिसेप्टर का क्या काम होता है? ब्रोंको डायलेशन कराना, ब्रोंकस को खोलना। लेकिन अगर मैं बीटा टू ब्लॉकर दे दूंगा तो ब्रोंको डायलेशन नहीं हो पाएगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। दिक्कत वाली बात है। अस्थमा वाला पेशेंट है, उसको सांस की जरूरत है, और आपने उसके ब्रोंकोस को सिकोड़ दिया, सांस कैसे ले पाएगा वो? तो ये वाले ड्रग नहीं देते, ठीक है, अस्थमा पेशेंट्स में। उसके लिए ड्रग बना है बिटेक्सोलॉल, ठीक है। अब यहाँ पर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये ग्लूकोमा के पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। सिस्टमिक का क्या मतलब होता है कि ये वाले जो साइड इफेक्ट्स है पूरे आपकी बॉडी में देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड में आ जाता है। तो अगेन वही ट्रिक याद करनी है, ए बी सी डी। ए फॉर अस्थमा, ए वी ब्लॉक, सी एच एफ डायबिटीज, ठीक है। चलो अब ये ए बी सी डी जो है, जो संकल्प के स्टूडेंट्स हैं, हालांकि मैं ये वीडियो शूट जो कर रहा हूँ मैं कोर्स के लिए भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी हम डालने वाले हैं। तो जो संकल्प के स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको हर चीज़ बता रखी है कि ए बी सी डी के अंदर अस्थमा क्यों होता है, ए बी ब्लॉक, सी एच एफ डायबिटीज, हर चीज़ डिटेल में बता रखी है। और अभी अस्थमा तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्यों होता है, ठीक है। तो कोर्स में सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर वैसे पार्ट होता है डायूरेटिक का, लेकिन बाद में देखा गया कि यार ये ग्लूकोमा भी ठीक कर रहा था। काफी अच्छी बात है ना। तो हमने इसके लिए ट्रिक बनाई एबीडी, मतलब कि एबी डिविलियर्स, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, काफी अच्छा खेलते हैं, 360 बोलते हैं इन्हें, मिस्टर 360 डिग्री। तो ए से याद कर लो, एसिटाजोलोमाइड, ब्रेंजोलोमाइड, डोर्सोलोमाइड। और अगर नहीं याद हो रहा तो लमाइड कर लो याद, पीछे बस लमाइड लगा है, एसिटाजोलोमाइड, ब्रेंजो, डोर्सो, खत्म बात वहीं पर।
ठीक है। तो बेसिकली केमिकल ये इनका एक्शन ये होता है कि ओवरऑल ये प्रोडक्शन को कम करते हैं। किसकी? विट्रस ह्यूमर की नहीं, एक्वस ह्यूमर की। दो टाइप के ह्यूमर होते हैं, एक्वस, विट्रस, या सारा खेल एक्वस का है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि यार इनमें फ़र्क क्या है। देखो ये वाला जो ड्रग है ना, हम सिस्टमैटिकली देते हैं। सिस्टमैटिकली जब भी हम बात करेंगे तो दो चीज़ से समझ लेना, उसको हम ओरली दे रहे हैं, मुंह से दे रहे हैं, या फिर उसको हम इंजेक्शंस के थ्रू दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से दे रहे हैं कि वो ब्लड में आ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आईवी। लेकिन ये दोनों ड्रग्स ना सिर्फ और सिर्फ लोकल एक्शन के लिए होते हैं, आई ड्रॉप फॉर्म में आते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं, ब्रिंजोडोजो। पूरी स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। क्लोज एंगल ग्लूकोमा क्या था? जो इरिडियो कॉर्नियल एंगल था वो सिकुड़ सा गया था, पतला सा हो गया था, जिसकी वजह से एक्वस से निकलना था वो निकल नहीं पा रहा था। याद है सबको, एक्वस को निकलना होता है उस नाली के थ्रू, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा क्योंकि एंगल ही छोटा हो गया। ठीक है, तो वहां पर हम जो इस्तेमाल करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अब हम आ जाते हैं नए ड्रग्स पे जो आउटफ्लो को बढ़ाए। या तो हम प्रोडक्शन रोक देंगे या तो हम आउटफ्लो को बढ़ा देंगे। तो आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए दो टाइप के ड्रग आते हैं, मियोटिक्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। चलो, तो मैंने आपको बताई थी दो टाइप की आउटफ्लो होती है, ट्रेबी क्यूलर आउटफ्लो, और दूसरी कौन सी थी? फटाक से जल्दी बताओ, यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो। ठीक है, ये मेन वाली थी नंबर वन, और ये पीछे से होती थी नंबर टू, नाम दे दिया। तो मियोटिक्स वाले जो होते हैं ना, वो ट्रेबी क्यूलर आउटफ्लो पे काम करते हैं। इसके अंदर ड्रग्स कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं पिलोकार्पिन एंड फाइजोस्टिगमिन। ठीक है, तो पिलोकार्पिन जो है वो M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। हमारे M1, M2, M3 रिसेप्टर होते हैं। M1 मतलब कि स्टमक में पहले खाना खाओ, M2 रिसेप्टर फिर दिल लगाओ हार्ट में, और M3 रिसेप्टर बाकी सारी जगह होते हैं, जैसे कि आई के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये बैकग्राउंड नॉलेज है, कंसेप्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। बस हमें इतना याद रखना है कि पिलोकार्पिन M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, और फाइजोस्टिगमिन और एक होता है आइफोडी, ये याद रखना है तो याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन दोनों ये वाले हैं। ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर है, मतलब कि ये रहा न्यूरॉन, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, वो रिसेप्टर पे काम करता है, लेकिन एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, ये इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है। अगर टूट जाएगा एसिटाइल कोलिन तो इन बेचारे रिसेप्टर पे काम कौन करेगा? ये तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को ही बर्बाद कर देते हैं, ताकि ये एसिटाइल कोलिन यहाँ बना रहे और रिसेप्टर पे काम कर सके, सिंपल। तो उसके लिए ड्रग आते हैं फाइजोस्टिगमिन। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों ड्रग ट्रेबीक्यूलर आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेटिनल डिटैचमेंट। तो यहाँ पर पीछे कहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। हाँ, यहाँ पर पीछे कहीं इस जगह रेटिना होता है। ठीक है, जहाँ पे लाइट लाइट जाके पड़ती है, तो लाइट कुछ इस तरह से आएगी और पड़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कनेक्शन होता है। ठीक है, सिलियरी मसल्स और रेटिनल डिटैचमेंट, जो रेटिना होता है, सॉरी, सिलियरी मसल्स और रेटिना के बीच कनेक्शन होता है। तो सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अब क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन है तो रेटिना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा थोड़ा बहुत, तो डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो रेटिनल डिटैचमेंट। अब दूसरा साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, ओके, तो दूसरे साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है कैटरैक्ट। लेकिन कैटरैक्ट सिर्फ और सिर्फ फाइजोस्टिगमिन कॉज करता है या फिर एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर कॉज करते हैं, ना कि पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन कॉज करता है रेटिनल डिटैचमेंट, और रेटिनल डिटैचमेंट जो है दोनों से होता है एक्चुअली, आपका फाइजोस्टिगमिन से भी होगा और पिलोकार्पिन से होगा, लेकिन कैटरैक्ट सिर्फ फाइजोस्टिगमिन कॉज करता है। ये वाला साइड इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हो साइक्लोस्पैज्म, क्योंकि सिलियरी मसल्स इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है कि स्पैज्म हो जाता है, जिसे हम लोग ब्रो पेन भी बोलते हैं, या फिर स्पैज्म ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिलियरी मसल्स का काम ही एकोमोडेशन कराना होता है। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है कि आपकी जो आंख है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सके। जैसे हम दूर देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें प्रॉपरली दिख पाता है। सपोज किसी ने अगर कैमरा चलाया हो, डीएसएलआर चलाया, फोन भी चलाया हो, तो अगर आप अपने फोन को दूर की तरफ करोगे तो वहां पे फोकस करेगा। फिर अगर आप पास की तरफ उसको फोकस करोगे तो कुछ 1-2 सेकंड का टाइम लगता है वो उसको फोकस करने पे। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। फिजिक्स की बातें कर रहा हूँ, बस इतना समझो कि जब हम दूर की चीजें देख रहे हैं और सडनली हम पास की चीजें देखते हैं, तो हमारी आई को एडजस्ट करना पड़ता है उस अकॉर्डिंगली। तो वो काम जो एकोमोडेशन की वजह से होता है, वो काम सिलियरी मसल्स की वजह से होता है। लेकिन जब ये सिलियरी मसल्स जरूरत से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए तो उसे हम साइकोस्पैज्म बोलते हैं। अब लास्ट ड्रग पे आ जाते हैं, और वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी के अंदर ही ऑलरेडी केमिकल मौजूद है, और यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत सारे टाइप के होते हैं।
E1, ठीक है, I1, ठीक है, लेकिन हमें जो है पढ़ना है वो है F2 अल्फा, ठीक है, F2 अल्फा, ये वाला पढ़ना है, लिखा हुआ है यहाँ पर F2 अल्फा, F2 अल्फा, ठीक है। चलो, अब ये जो है वो यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देता है। ये वाले जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं, सिंपल। अब ये जो ड्रग्स होते हैं ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस, एमएमपी, एमएमपी मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस को रिलीज करते हैं, मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेसिस को रिलीज करते हैं। अब ये जो ड्रग्स होते हैं मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन को रिलीज करते हैं, ठीक है। चलो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। चलो, कभी कभार होता है, घर पे होते हैं तो आवाजें आ जाती है। चलो, अब ये क्या होता है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस को ये रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो, ठीक है। आउटफ्लो है मतलब कि कुछ कुछ नाली टाइप होगी जहां से चीजें निकल रही है। अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए तो वहां पर क्या होता है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस जो होते हैं इन 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 चीजों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शंस टूट जाएंगी तो नाली बिल्कुल साफ हो जाती है, जिसकी वजह से यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन मेन चीज आपको जो पूछेगा ये नहीं पूछेगा, बस आपको इतना पूछेगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन आउटफ्लो बढ़ाते हैं, यूवीओ स्केलर आउटफ्लो, बस इतना याद रखने का, ठीक है। अब आते हैं प्रोस्ट पे, तो है लेटानोप्रोस्ट, बिमाटो, ट्रावोप्रोस्ट। चलो, तो प्रोस्ट याद रख लो, लैटिनो, बिमाटो। सबसे मेन पॉइंट है, ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन से ड्रग ऑफ चॉइस है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। क्लोज में कौन से थे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। साइड इफेक्ट्स की बात कर ले तो PGF2 अल्फा, तो पी से आ जाएगा पिगमेंट ऑफ आयरिस, मतलब कि आयरिस की पिगमेंटेशन हो जाती है। एक पिगमेंटेशन और पड़ी थी, याद है, कंजंक्टिवाइटल, किसकी होती थी, ये एड्रेनलिन की होती थी, लेकिन यहाँ पे आयरिस की पिगमेंटेशन हो रही है, उसे बोलते हैं हेट्रोक्रोमिया आयरिडिस, साइंटिफिक नाम है उसका। फिर जी से आता है ग्रोथ ऑफ आईलैशेस, ग्रोथ ऑफ आईलैशेस मतलब हाइपर ट्राइकोसिस, इसमें जो आपके आईलैशेस होते हैं वो जरूरत से ज्यादा ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। अब एफ से होता है फ्लूइड इन मैकुला, मैकुला के अंदर फ्लूइड जम जाता है, जिसे हम लोग मैकुलर एडिमा बोलते हैं। ये पहले वाले जो दो हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी का आप याद रखो ना रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पी और जी जरूर याद रखना, पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस एंड ग्रोथ ऑफ आईलैशेस। चलो, अब लास्ट में का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जी पैड में साइड इफेक्ट बहुत पूछता है ग्लूकोमा ड्रग्स के, ठीक है। तो एप्राक्लोनिडीन में क्या दिख रहा है, LID, तो लिड रिट्रैक्शन, सिंपल। एड्रेनलिन जो है कंजंक्टिवाइटल ब्लैक पिगमेंटेशन, जिसे हम लोग ब्लैक पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल एक चिपक जाता है कंजंक्टिवा पे। बीटा ब्लॉकर के अंदर सिस्टमिक साइड इफेक्ट थे ABCD, अस्थमा, ब्लॉक, CHF, डायबिटीज। मियोटिक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, रेटिनल डिटैचमेंट जो कि दोनों करते हैं, पिलोकार्पिन, फाइजोस्टिगमिन। कैटरैक्ट सिर्फ और सिर्फ फाइजोस्टिगमिन से होता है, एंड एकोथायोफिट, ठीक है। लैटिनोप्रोस्ट जो है उससे क्या होता था, पीजीएफ, पी से क्या था, पिगमेंटेशन किसकी, आइरिस की, ठीक है। जी से क्या था, ग्रोथ ऑफ आईलैशेस मतलब कि हाइपर ट्राइकोसिस। एफ से क्या था, फ्लूइड इन मैकुला मतलब कि मैकुलर एडिमा। कितना आसान चैप्टर है, और ग्लूकोमा से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो मेक श्योर इसको आप अच्छे से करें, ठीक है। और काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जो अभी जीपैट 2024 की तैयारी करने वाले हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, और मैंने काफ़ी दिन के बाद यूट्यूब पे वीडियो बनाई है। वैसे काफ़ी टीचर्स की वीडियो डल रही है और मैंने काफ़ी दिन बाद बनाई है, तो इन्फॉर्मेशन देनी थी बाकी स्टूडेंट्स को। जो जीपैट 2024 है उसकी जो डेमो क्लासेस हैं स्टार्ट हो जाएंगी फरवरी से, और कोर्स स्टार्ट हो जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक से। तो जो भी इनरोल होना चाहते हैं, जो भी फार्मा माइंड्स की टीचर से पढ़ना चाहते हैं, जो भी जीपैट क्वालिफायर, जीपैट टॉपर्स या नाइपर टॉपर से पढ़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड डेफिनेटली पूरे साल अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ताकि हर एक चीज़ को डिटेल में समझ पाएँ, और जब क्वेश्चंस लगाने बैठे तो हमारे 10 में से 8-9 क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन पाए। एक क्वेश्चन हमेशा हार्ड होता है, वो तो दिक्कत हमेशा करेगा। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम टॉपर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड मेक श्योर कि ये वीडियो एक बार आप ज़रूर देखना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो रिवाइज कर लेना, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ग्लूकोमा इससे ज़्यादा नहीं पूछता है जीपैट में, ना ही नहीं पढ़ना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। एंड आई विल बी अपलोडिंग अनदर वीडियो ऑफ न्यूमेरिकल्स बाय जनवरी 15। मैं उस पर काम कर रहा हूँ अभी, मैं अलग अलग जगह से डेटा ऑब्टेन कर रहा हूँ ताकि अच्छे से वो वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए बाय।